ये मंजर देखकर घबराइए मत। ये अभी तो एक डिस्टोपियन फ्यूचर ही है, लेकिन ये सत्य भी हो सकता है। ऐसा सच में भी हो सकता है। हुआ यूं था कि कुछ साल पहले जब डिस्टोपियन पॉलिटिकल थ्रिलर्स बना करती थी तो नेटफ्लिक्स में एक शो आया था जिसका नाम था लैला, जिसमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया था कि देश में एक सुप्रीम लीडर है, जहां धर्म के ऊपर कंट्रोल सिर्फ एक इंसान का है, जहां इंसानों की जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ एक इंसान का है, और उस सुप्रीम लीडर के सामने सब कुछ ध्वस्त है। और उसी के साथ साथ ताजमहल को भी ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय इसको लेकर काफी बखेड़ा भी खड़ा हुआ था कि आप ऐसा कैसे फ्यूचर दिखा सकते हैं इंडिया के बारे में। उस वेब सीरीज का सीजन 2, लैला का सीजन 2 कभी आया ही नहीं था। लेकिन शायद अब जिस तरीके से हम जा रहे हैं, देश में प्रस्थान कर रहे हैं, आगे या पीछे जा रहे हैं, शायद ताजमहल भी ज्यादा दूर नहीं, लैला एक्चुअली फैक्ट ही हो जाए। 20 साल 30 साल में शायद ये सच भी हो जाए। क्योंकि देखिए, जहां बात रही औरंगजेब की कब्र को खोदने की, उखाड़ने की, खत्म करने की, तो उसके बाद, इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन औरंगजेब के बाद किसकी बारी आएगी? हो सकता है शाहजहां की बारी आए, क्योंकि शाहजहां के ऊपर भी तो एलिगेशन लगे हैं कि उसने भी तो मंदिर गिराए थे। तो फिर यह भी हो सकता है कि हुड़दंगी ये भी डिमांड करे कि ताजमहल को भी गिरा दो, ताजमहल का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए हमारे देश में, इसको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि औरंगजेब की कब्र हमने खोद दी है, हम बर्बाद कर देंगे, वैसे ताजमहल को भी हम ध्वस्त करना चाहेंगे। डिस्टोपियन लगता होगा, लेकिन हमने कभी सोचा था क्या कुछ साल पहले, जब हमने बोला था कि भव्य राम मंदिर हम बना देते हैं और उसके बाद हम देश की प्रगति के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम इतनी ओछी राजनीति पे चले गए हैं कि अब हम औरंगजेब के कब्र के पीछे चले गए हैं और उसको लेकर दंगा फसाद बन रहा है। अब आप बोलोगे, देखा देखा देखा, औरंगजेब को बचाने चले। बात औरंगजेब को बचाने की नहीं है, बात किसी समुदाय को बचाने की नहीं है, बात हमारे देश को बचाने की है। और देश के साथ जो सत्यानाश हो रहा है, जो लोगों को नहीं दिख रहा है, या देखते हुए भी वो अनदेखा, अंधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दंगा किसने किया, फसाद किसने किया, जिम्मेदार कौन है नागपुर में, उसके बारे में तो जरूर बात करेंगे आज जल्दी से देशभक्त पे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सोच, क्या सच्ची में मराठा इतने कमजोर थे? अब इससे पहले कि आप मेरे ऊपर एफआईआर फाइल करो कि मराठास को मैंने कमजोर बोल दिया, मराठास और मराठा साम्राज्य वो साम्राज्य था जिसने मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी थी और उनका सूर्य उदय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अंग्रेज तो उसके बाद आए थे और अपनी गंदी राजनीति और अपने हाईटेक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर बाद में आए थे। लेकिन जो मुगलों का खात्मा किया था, जो मुगलों की बैंड बजाई थी, वो थे मराठा। अब एक बात बताइए कि औरंगजेब तो स्विच ऑफ हो गए थे 1707 में, मेरे ख्याल से 1707 में जब औरंगजेब स्विच ऑफ हो गए थे, और तब से लेकर 1818 तक, एंग्लो मराठा वॉर्स तक, जहां अंग्रेजों ने फिर एंग्लो मराठा वॉर जीता, तो करीबन रफली आप मान लीजिए 100 साल थे मराठा साम्राज्य के पास औरंगजेब का नाम और निशान मिटाने के लिए, उनका अस्तित्व मिटाने के लिए, उनके कब्र को खोदने के लिए, वहां विशाल मंदिर बनाने के लिए। लेकिन मराठा साम्राज्य ने ऐसा नहीं किया। सवाल है क्यों? आज की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, और हमारे जो बड़े बड़े शेर पॉलिटिशियंस हैं, जो हैं तो चूहे, भौंकते काफी ज्यादा हैं, तो उनकी माने तो मराठास ये काम नहीं कर पाए, या मराठा सच्ची में शेर थे, और शेर कभी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा करते हैं। शायद आज के चूहों पॉलिटिशियंस जो सत्य डील नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं देख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जनता और देश को वो भड़का रहे हैं कि 300 साल पहले क्या हुआ था। आप मुझे खुद बता दीजिए, आप जिस साइड में भी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, फॉफॉ के प्रेमी हो या रोगॉ के प्रेमी हो, कौन सा ऐसा डेवलप्ड देश है या डेवलपिंग देश है जहां 300 साल पुराने कब्र को लेकर नेशनल न्यूज होता है, 300 साल पुराने कब्र को लेकर दंगे फसाद होते हैं? आप मुझे बता दीजिए, शायद मैं गलत हूं, जरूर कमेंट्स पे लिखकर बताइएगा कि मैं कितना बड़ा गधा हूं, गलत हूं, मेरी इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा गलत है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके कुछ मेन ट्रिगर्स हैं, कुछ इमीडिएट ट्रिगर्स हैं और कुछ पुराने ट्रिगर्स हैं। अगर आप इमीडिएट ट्रिगर्स की बात करो तो अब, और ये एपिसोड हम पहले भी कल शाम को भी कर सकते थे, हमने किया नहीं, क्योंकि हम आग में और घासले डालने का काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। सिचुएशन जब नागपुर में अंडर कंट्रोल आ गया है, पुलिस ने अपनी छानबीन करनी शुरू कर दी है, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। उससे एक बात तो समझ में आती है कि एक इमीडिएट कारण था और थोड़ा सा लॉन्ग स्टैंडिंग ओवरऑल बिल्डिंग कारण था। इमीडिएट कारण यही था कि बजरंग दल और वीएचपी के जो एक्टिविस्ट हैं वो मंडे को जाते हैं, पिछले मंडे को, और औरंगजेब का पुतला जलाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि भैया जो छत्रपति शांबाजी नगर
है, वहां जो कब्र है उस कब्र को, औरंगजेब के कब्र को वहां से हटा देना चाहिए। तो किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत भी नहीं थी, आप जलाइए, औरंगजेब का पुतला जलाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन्होंने जानबूझकर सिचुएशन को आउट ऑफ शायद कंट्रोल करने के लिए कब औरंगजेब के पुतले के साथ साथ इन्होंने कहा कि हम चादर भी जलाएंगे, और चादर जिस पे कहा जा रहा है कुरानिक वर्सेस भी है। अब ये महाराष्ट्र पुलिस ने कंफर्म भी कर दिया है कि चादर जलाई गई थी जिसमें कुरानिक वर्सेस थे, जिसकी वजह से एक रिटेलिएशन हुआ। होना नहीं चाहिए था, ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए था, लेकिन रिटेलिएशन हुआ। और देवेंद्र फडणवीस ने संसद में, असेंबली में बताते हुए कि कैसे ट्रैक्टर में पत्थर लोड करके स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करने के लिए जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर आए, तो एक सिस्टमैटिक रिटेलिएशन हुआ, इस पर भी डिबेट नहीं है। एक सिस्टमैटिक टारगेटिंग हुआ था, सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश हुई थी, वो उसमें भी कंप्लीट सत्य है। कैसे देखिए, और इसमें सवाल अब यह है कि गलत कौन है, क्योंकि पूरा डिबेट आजकल उसी पर फोकस करता है। हम ऐसी ओछी फालतू डिबेट में जाएंगे नहीं, क्योंकि तू खाया दोनों के बंदर की लड़ाई में चाइना आगे निकल जाएगा। तो हमारा यही मानना है कि गलतियां तो हर जगह से हो रही हैं, सवाल है कि हम ये गलतियां देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। 2 हफ्तों से ये कांड बनने में चल रहा है, 2 हफ्तों से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स चले आ रहे हैं कि देखिए ये छावा पिक्चर है, इस छावा पिक्चर में कितनी सही चीज दिखाई है। छावा के बारे में खैर हमने अपना स्पेशल एक रिव्यू करके रखा है, पोस्टमार्टम करके रखा है, वो देख लीजिएगा। अबू आजमी ने भी आग में घासलेट डालने का काम किया। जब छावा के लिए ये सारी बातें चल रही थी, औरंगजेब के काले करतूतों के बारे में चल रही थी, जिसमें कोई डिबेट नहीं है दैट ही वाज अ वेरी 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 विशियस रूलर, उसमें अबू आजमी जाकर कहते हैं नहीं नहीं, औरंगजेब ने तो मंदिर भी बनवाए थे, हम उसको ऐसे विलेन क्यों देख रहे हैं। उसको लेकर पॉलिटिकल बखेड़ा खड़ा शुरू हो गया। महायुति को यही चाहिए था, उनको यही मसाला मिल गया, उनको एक टारगेट मिल गया, और फिर शुरू होता है कब्र को लेकर डिबेट। आज के हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा डिबेट कब्र को लेकर डिबेट, 300 साल पुराने कब्र को लेकर डिबेट। उसके बाद शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं वो भी बोलने लगे, जो बीजेपी के मेंबर्स भी हैं वो भी बोलने लगे कि इस कब्र को यहां से हटाओ, इस कब्र की यहां कोई जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने भी, सोचिए, स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखो ये कब्र को हटा देना चाहिए, तो इसका कहीं ना कहीं तो खामियाजा पड़ेगा। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमें समझ में आ रहा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब बजरंग दल और वीएचपी के मेंबर्स औरंगजेब के टोम्ब के अगेंस्ट कि इसको निकालो यहां से, इसको यहां से हटाओ, उसको लेकर एक एफिजी करते हैं, चादर जलाते हैं, जिसको लेकर फसाद शुरू होता है। इमीडिएटली फसाद उस समय नहीं शुरू होता है, फसाद शुरू होता है बाद में, जब एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एक रिटेलिएशन प्लान होता है। अब इसमें भी कोई ज्यादा डिबेट नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी और इन्वेस्टिगेटिव फुटेज से भी दिख रहा है एक सिस्टमैटिक रिटेलिएशन जरूर प्लान हुआ था। अब इस रिटेलिएशन में डीसीपी तक को चोट लगी है, इस रिटेलिएशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, इस रिटेलिएशन में 50 लोगों तक को चोट आई है, और काफी लोगों को राउंड अप भी किया गया है। तो साफ तौर से ये जो रिटेलिएशन था, ये एक प्लान्ड रिटेलिएशन दिख रहा है। अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें समझ में आ रहा है फहीम खान इसके जो कर्ता धर्ता हैं, इसके जो आर्किटेक्ट हैं, वो बोला जा रहा है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। माफ कीजिएगा, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन लगता है कि आजकल पॉलिटिकल नाम कमाने के लिए आपको इस तरीके की हिंसा ही करनी पड़ती है। ये भाई साहब इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, हार गए थे नितिन गडकरी से। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फहीम खान ने, इन पर आरोप है और इनके लोगों पर आरोप है कि इन्होंने वुमेन पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की, मॉलेस्टेशन हुआ है, और यहां तक कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को एक्स से अटैक करने की कोशिश की गई है। तो यहां तो कोई टेंशन और कोई डाउट नहीं है कि एक प्लान्ड रिटेलिएशन हुआ, एक प्लान्ड प्रोवोकेशन हुआ। प्लान्ड प्रोवोकेशन क्यों? क्योंकि बजरंग दल और वीएचपी के 8 मेंबर्स ने भी सरेंडर किया है, तो पुलिस दोनों तरफ से छानबीन करने की अब कोशिश कर रही है। दुख की बात मैं बताऊं यहां क्या है, दुख की बात, और जो ओल्ड टाइम ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नागपुर वो जगह है जहां बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भी, जब पूरा देश धू धू कर जल रहा था कम्युनल आग में, तब नागपुर जैसे जगह में एकदम शांति थी। यहां एक बॉन्ड है हिंदू और मुसलमान के बीच में, राम टेम्पल है, मुसलमान एरिया के अंदर प्रोसेशंस निकलती हैं एब्सोल्युटली शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन छावा के बाद स्टेटमेंट्स और कब्र को लेकर पॉलिटिक्स ने अब नागपुर जैसे जगह में भी भांडा फोड़ कर दिया है, कलेश कर दिया है, रायता फैला दिया है। यह है सच्चाई हमारे देश की।
लेकिन आप मुझसे कहोगे कि ये सब तो हो रहा है, तो इसमें क्या गलत बात है? जो हिस्टोरिक सच्चाई है वो सामने आ रही है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि जब हिस्टोरिक सच्चाई जो सामने ला रहे हो, वो क्यों ला रहे हो? क्योंकि जो रियलिस्टिक और जो सच्चाई है आज की, उसको छुपाने के लिए। अगर आज की सच्चाई छुपाने ना करने के वजह से, अगर साथ में मिलके अगर आप हिस्टोरिकल जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारने की कोशिश करते, तब भी मैं बात मान जाता। लेकिन यहां आज की जो गलतियां हुई हैं उसे छुपाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, देश को भटकाने के लिए और जलाने के लिए और पॉलिटिक्स के लिए यह काम हो रहा है। अगर आप ये चीज नहीं देख रहे हो तो सबसे बड़ा धर्म के लिए अपमान, सबसे बड़ा देश पर अपना अपमान और सबसे बड़ा शिवाजी महाराज पर अपमान आप कर रहे हो। क्योंकि जिन लोगों ने देश के फ्यूचर, देश की सिक्योरिटी के लिए लड़ाई की थी, जिनके पास 100 साल थे कब्र खोदने के लिए, उन्होंने कब्र खोदा नहीं। और ना तब कोई मीडिया डिबेट होता, स्क्रूटनी होता और कोई डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन नहीं होता। उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये ओछी हरकत नहीं की। क्योंकि ये बुजदिलों वाली हरकत होती है कि किसी मरे का ग्रेव उखाड़कर, किसी मरे का टूम्ब उखाड़कर आप सोचते हो कि आप 30 मार खान हो गए हो। यह मर्दानगी नहीं है, यह सबसे ओछी राजनीति और डरपोकों वाला काम है। यह मेरा मानना है। अब हो सकता है आपका मानना यह ना हो, आपका मानना हो कि देश एकदम आगे तरक्की कर रहा है और जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं हम उसे ठीक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि यह एक सिस्टमैटिक प्लान है, क्योंकि सरकार जानती है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सच अगर लोगों तक पहुंचने लगा तो बहुत बुरी तरीके से उन्हें रगड़ा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। मैं कुछ दिनों पहले की ही हेडलाइंस आपको सुना दे रहा हूं, आप खुद ही समझ लीजिए देश किस दिशा और दशा में जा रहा है। यह डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी है या नहीं। आज के डेट में, आज संसद को क्या बताया जाता है? संसद को यह बताया जाता है कि 190 ईडी केसेस, मैं धमकी, ईडी की धमकी और फोन कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो केस गए हैं कोर्ट में, 193 ईडी केसेस में सिर्फ 2 केस साबित हुए। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में। 10 साल में बीजेपी सरकार 193 केसेस लड़ती है ईडी जो कि रिपोर्ट करती है फाइनेंस मिनिस्टर को। 10 साल में आप 2 कन्विक्शंस कर पाए हो। और ऐसा नहीं है कि बाकी लोग छूट गए हैं, बाकी लोगों पर केस मुकदमा चले जा रहा है जिससे एक्विटल ना हो। तो लोगों को फांस के रखो जब तक ना वो हमारी बात माने। हमने इस पर पूरा एक एपिसोड भी करके रखा है, देख लीजिएगा ईडी को कैसे पॉलिटिकली वेपनाइज किया है और कैसे 25 से ज्यादा लोग तो बीजेपी खुद ही ज्वाइन कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट जिसको हम पहले बहुत प्रेज किया करते थे, उसका सबसे लंबा डिप चला अभी रिसेंटली 29 इयर्स में सबसे लंबा जो डिप है स्टॉक मार्केट में, वो क्या बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है या हमारे फैक्टर की वजह से है? आप खुद ही बता दीजिए। हम 1 बिलियन गरीब लोग हैं यूएन के अकॉर्डिंग, हमारे पास पैसे नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ लोग खाना खाने के लिए रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं। चाइना 6th जनरेशन फाइटर बना रही है, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रही है, एआई में डीप सीक कर रही है। हम गौमूत्र पर भी 10 साल रिसर्च करके कुछ नया नहीं निकाल पाए। 85th अब हो गए हैं हम पासपोर्ट इंडेक्स में। दूसरी तरफ हमें बोला जाता है हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारा बहुत वर्चस्व है, हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। हमारे पासपोर्ट की औकात और भी नीचे हो गई है, इतनी नीचे हो गई है कि आज हम इलॉन मस्क के सामने नतमस्तक होकर कह रहे हैं, इलॉन मस्क जी आप गाड़ी लाना चाह रहे थे, हमने आपको 5 साल से रोक लिया है, अब आप ही आ जाओ, आप ही गाड़ी चलाओ, आप ही स्टारलिंक यहां लगाओ। विश्व गुरु तो आप छोड़िए, रोड एक्सीडेंट में शायद विश्व गुरु बन गए हैं। अगर ये सारे सवाल हम पूछने लगे तो सरकार की सिट्टी पिट्टी हो जाएगी। इसीलिए 300 साल पहले के कब्र में हमें बिजी रखा गया है। अगर बात ये नहीं आप समझते हो तो सबसे बड़े देशद्रोही, सबसे बड़े गद्दार आप हो, जो ये चीजें नहीं समझ पाता है कि हमें कैसे भुनाया जा रहा है। एंडिंग में तो बस मैं यही बोलूंगा कि जहां तक रही बात शिवाजी महाराज की वर्सेस औरंगजेब की, या शिवाजी महाराज को रिस्पेक्ट देने की, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या हुआ शिवाजी महाराज का जो आप इतना बड़ा स्टैचू बनाने वाले थे अरेबियन सी में, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू, उसके बारे में तो कुछ सुनाई नहीं देता है। सुनाई जरूर देता है कि 35 फीट का एक स्टैचू आप खड़ा नहीं कर पाए, 1 साल में वो हवा के एक झोंके से बह गया। तब आपका गुस्सा कहां चले गया? क्या वो इंसल्ट नहीं था शिवाजी महाराज के लिए? वो आपको इंसल्ट नहीं लगा, लेकिन इंसल्ट आपको 300 साल पहले कब्र के बारे में लग रहा है, जो मराठास कभी भी 100 साल में उखाड़ सकते थे। लेकिन नहीं, वो तो हमारे महारथी पॉलिटिशियंस के लिए छोड़ के गए थे मराठास कि उनको ये काम करना होगा। तो फाइनली रिस्पॉन्सिबल कौन है?
आप बोलोगे कि एक समुदाय है, मैं बोलूंगा एक समुदाय नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं समुदाय को ब्लेम नहीं करूंगा। बहुत लोग विकी कौशल को ब्लेम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा विकी कौशल तो एक स्मार्ट प्लेयर है, उसको मालूम है कि कहां से तेल निचोड़ना है, उसको मालूम था कि पिक्चर कौन सी अच्छी चलेगी, उसको मालूम था कि लोग कैसे सेंटिमेंटल हो जाएंगे, वो पिक्चर में स्टार होकर उसने अपना पैसा कमा लिया। आजकल मेरे ख्याल से अंडरवेयर गंजी की एड कर रहा है लेटेस्ट, वो तो अपना अगले प्रोजेक्ट पर भी चले गया है पैसा छाप कर। गिल्टी हैं इसमें नेता जो इस चीज को भुना रहे हैं, और उससे ज्यादा गिल्टी हैं वो लोग जो अपने आप को खतरे में पा रहे हैं, जो अपने आप को आउटरेज पा रहे हैं, जो इसको मुद्दा समझते हैं। जो लोग इसको मुद्दा समझते हैं आज के देश में, जहां हमारा देश इतने सारे संकटों से घिरा हुआ है, सारे लोग आगे चले जा रहे हैं और हम उल्टी रेस लगा रहे हैं, सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े देशद्रोही वो लोग हैं जो इसको मुद्दा समझते हैं। लेकिन नहीं, हो सकता है आप मुद्दा समझते हो, तो मैं कहूंगा जो लोग इसे मुद्दा समझते हैं, थोड़ा ताजमहल होके आ जाओ। अब पता नहीं कुछ सालों में ताजमहल भी दिखने को मिले या ना मिले। पहले मजाक लगता था, लेकिन अब तो सीरियसली बोल रहा हूं।